नमस्कार विद्यार्थियों, वागले एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस डीप डाइव में हम भारतीय राजभाषा के संवैधानिक प्रावधानों पर एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, और इसे हम प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से गहराई से समझेंगे ताकि आपके सभी डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएं। हाँ, मतलब आज का हमारा मिशन ही यही है। हम भारतीय संविधान के भाग 17 यानी अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के जो भी नियम हैं उनको डिकोड करेंगे। और साथ ही जो सबसे बड़ा अपडेट है, जो 2024 में नई शास्त्रीय भाषाएं जुड़ी हैं, उन पर भी विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक ऐसी बात रखना चाहता हूं जो अक्सर लोगों को चौंका देती है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, हमारा देश इतना विशाल है, 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और हर 100 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है। पर अगर मैं कहूं कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा यानी नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, मतलब शून्य, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। और सच कहूं तो यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमियां शुरू होती हैं। स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम में राष्ट्रभाषा, राजभाषा और क्षेत्रीय भाषा को एक ही टोकरी में डाल देते हैं। वही तो इसे थोड़ा सुलझाते हैं। मेरे दिमाग में इसे समझने के लिए एक एनालॉजी आ रही है। हाँ, बताइए। मान लीजिए राजभाषा एक सरकारी कार्यालय का एक ड्रेस कोड है। जब आप ऑफिस जाते हैं तो आपको एक तय यूनिफॉर्म या फॉर्मल कपड़े पहने होते हैं ताकि काम में एक रूपता बनी रहे। बिल्कुल सही। लेकिन अगर कोई राष्ट्रभाषा होती तो वो ऐसा होता है जैसे पूरे देश के लोगों को हर समय, मतलब घर पर, बाजार में या सोते समय भी एक ही तरह के कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया जाए। ये ड्रेस कोड वाली एनालॉजी सच में इस पूरे सिस्टम को बहुत सटीक ढंग से समझाती है। राजभाषा सिर्फ सरकार के कामकाज की भाषा है, ये आपकी मातृभाषा को रिप्लेस नहीं करती। एकदम सही। और हमारे नोट्स के अनुसार अगर हम अनुच्छेद 343 की बात करें जी, तो वो साफ कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। जी, और यहीं पर 14 सितंबर 1949 का वो ऐतिहासिक दिन आता है जब हिंदी को ये दर्जा मिला था। अच्छा, इसीलिए हम हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। पर यहाँ एक कंफ्यूजन भी होता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है जी। एग्जाम में अक्सर ये दोनों डेट्स फंसा देती हैं। हाँ, 14 सितंबर हमारा अपना संवैधानिक दिन है और 10 जनवरी ग्लोबल लेवल पर है। पर यहाँ एक और पेच है। संविधान निर्माताओं ने अंग्रेजी को भी तो 15 साल के लिए रखा था ना? हाँ, उसे एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर के रूप में रखा गया था। मतलब रातों रात पूरे देश के प्रशासन की भाषा बदलना तो संभव नहीं था ना। दक्षिण भारत के राज्यों को बहुत चिंता थी इस बात की। ये तो है। अब इसी अनुच्छेद 343 में एक बहुत ही बारीक पॉइंट है जो अक्सर पढ़ते समय हम लोग छोड़ देते हैं। कौन सा पॉइंट? अंकों वाला। मतलब संघ की भाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी है, लेकिन जो नंबर्स इस्तेमाल होंगे वो भारतीय ना होकर अंतर्राष्ट्रीय रूप में होंगे। हाँ, मतलब 1, 2, 3 वाले अंतर्राष्ट्रीय अंक। जी, तो अगर हम हिंदी को ही स्थापित कर रहे थे तो अंकों को अलग क्यों रखा गया? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? देखिए, अजीब लगता है, पर इसके पीछे अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा तर्क था। जब बात बजट की आती है या विज्ञान, जनगणना या इंटरनेशनल ट्रेड की आती है तो वहाँ क्लैरिटी चाहिए। एकदम। दक्षिण भारत का कोई व्यापारी हो या कोई विदेशी संस्था, जब वो भारत सरकार का कोई वित्तीय दस्तावेज देखें तो उन्हें कम से कम आंकड़े तो समझ में आने चाहिए ना। अरे वाह, ये तो सच में बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच थी। भावनाओं और व्यावहारिकता के बीच गजब का बैलेंस। बिल्कुल। अब ये तो हुई केंद्र सरकार की बात, पर भारत को एक छोटा सा देश तो है नहीं, इतने सारे राज्य हैं, तो इस व्यवस्था को लागू कैसे किया जाए? इसके लिए अनुच्छेद 344 से लेकर 47 तक का फ्रेमवर्क है ना? जी। नियम बना देना काफी नहीं होता, उसकी निगरानी के लिए एक ऑडिट सिस्टम भी चाहिए। इसी ही अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग बना, जो 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में बना था। सही कहा। और फिर 57 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संसदीय समिति बनी। तो इनका काम क्या सिर्फ ये देखना था कि हिंदी का कितना विकास हुआ? नहीं, सिर्फ विकास मापना नहीं था। इनका सबसे मुश्किल काम ये सुझाव देना था कि अंग्रेजी के प्रयोग को धीरे धीरे कैसे कम किया जाए, और वो भी इस तरह कि गैर हिंदी भाषी राज्यों को नुकसान न हो। मतलब किसी की भावनाएं आहत ना हो। बिल्कुल। और यहीं से कहानी राज्यों के स्तर पर आती है।
अनुच्छेद 345। जो राज्यों को अपनी भाषा चुनने की आजादी देता है। जैसे यूपी ने हिंदी चुनी पर नागालैंड या मिजोरम ने अंग्रेजी को अपना लिया। यही तो हमारे संघवाद की असली खूबसूरती है। केंद्र ने अपनी भाषा थोपी नहीं, क्षेत्रीय स्वायत्तता का पूरा सम्मान किया गया। पर यहाँ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल समस्या खड़ी हो जाती है। वो कैसे? मान लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नागालैंड सरकार को कोई लेटर भेजना है। अब एक तरफ फाइलें पूरी हिंदी में है, दूसरी तरफ पूरी अंग्रेजी में, तो क्या दोनों सरकारें अनुवादकों की फौज लेकर बैठेंगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। इस उलझन को सुलझाने के लिए अनुच्छेद 346 है। इसे आप एक यूनिवर्सल अडेप्टर की तरह सोच सकते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल अडेप्टर, वो कैसे? जैसे आप विदेश जाते हैं तो प्लग अलग होते हैं, पर अडेप्टर से सब जुड़ जाता है। वैसे ही अनुच्छेद 346 तय करता है कि दो राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा क्या होगी। मतलब अगर यूपी और बिहार बात कर रहे हैं तो हिंदी में कर लेंगे? हाँ, और अगर यूपी और नागालैंड को बात करनी है तो वहाँ अंग्रेजी, वो यूनिवर्सल अडेप्टर बन जाती है, जिससे संवाद टूटता नहीं है। क्या बात है! मतलब स्वायत्तता और समन्वय का एकदम परफेक्ट तालमेल। और इसी बीच एक और ऐतिहासिक फैक्ट है जो मुझे याद आ रहा है। जी बताइए। 1954 में संसद के दोनों सदनों के लिए आधिकारिक तौर पर राज्यसभा और लोकसभा नाम अपनाए गए थे। पहले इन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता था। हाँ, ये नव स्वतंत्र भारत का अपनी संस्थाओं का भारतीयकरण करने का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक कदम था। बिल्कुल। अब देखिए, हमने प्रशासन और पत्राचार का तो मकड़जाल सुलझा लिया, सब बहुत स्मूथ लग रहा है। पर मुझे लग रहा है आप किसी मुश्किल सवाल की तरफ जा रहे हैं। हाँ, मैं न्यायपालिका पर आना चाहता हूँ, जहाँ ये व्यवस्था आम नागरिक के लिए अचानक बहुत कठोर हो जाती है। अनुच्छेद 348 की बात कर रहे हैं ना? जी, यह अनुच्छेद साफ कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्रवाई केवल अंग्रेजी में होगी। ये हमेशा से एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि एक तरफ हम कहते हैं न्याय सबके लिए है, पर अगर गांव का कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है तो उसे तो एक शब्द समझ नहीं आएगा कि उसके केस में क्या बहस चल रही है। हाँ, ये सच है। तो क्या ये एक औपनिवेशिक मानसिकता का अवशेष नहीं है? इसे बदला क्यों नहीं गया? देखने में ये एलिटिस्ट जरूर लगता है, पर इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है उसे समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दो लोगों के बीच फैसला नहीं सुनाता। तो फिर? वो पूरे देश के लिए एक लीगल प्रेसिडेंट, मतलब एक कानूनी नज़ीर स्थापित करता है। मान लीजिए केरला हाई कोर्ट ने मलयालम में कोई बहुत अहम फैसला दे दिया। अब पंजाब के किसी वकील को उस फैसले का रेफरेंस अपने केस में देना है। अगर 25 हाई कोर्ट अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में काम करने लगे तो पूरी न्याय प्रणाली ही ढह जाएगी। अच्छा, मतलब कानूनी एक रूपता बनाए रखने के लिए अंग्रेजी जरूरी है। बिल्कुल, और कानून में एक शब्द के अनुवाद से पूरा अर्थ बदल जाता है। अंग्रेजी के शेल और में जो फर्क है वो किसी को फांसी से बचा भी सकता है और फंदे तक पहुंचा भी सकता है। बाप रे, ये तो बहुत ही क्रिटिकल बात है। पर फिर उस आम नागरिक का क्या वो इस सिस्टम में पूरी तरह बेबस है? यहीं पर अनुच्छेद 350 आता है, जो उस नागरिक को ताकत देता है। वो कैसे काम करता है? अदालत का नियम भले ही सख्त हो, पर सरकार के दरवाजे खुले हैं। अगर आपको किसी कलेक्टर या मंत्रालय को शिकायत देनी है तो आप देश की किसी भी भाषा में अर्जी दे सकते हैं। मतलब कोई अधिकारी ये नहीं कह सकता कि फॉर्म सिर्फ अंग्रेजी में लाओ? बिल्कुल नहीं। और अनुच्छेद 350A तो इससे भी एक कदम आगे है। वो कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही मिलनी चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे का मानसिक विकास सबसे अच्छा उसकी मातृभाषा में ही होता है। एकदम सही। तो आप देखिए, अनुच्छेद 348 सिस्टम को टूटने से बचाता है और 350 आम आदमी की आवाज को सुरक्षित रखता है। बहुत ही शानदार बैलेंस है। अब इसी सांस्कृतिक पहलू को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। अनुच्छेद 351 जो हिंदी के विकास का निर्देश देता है। जी, ताकि हिंदी सिर्फ सरकारी भाषा न रहे बल्कि भारत की संस्कृति को भी एक्सप्रेस कर सके। लेकिन भारत की पहचान सिर्फ हिंदी तो है नहीं, और यहीं से हम 2024 के सबसे बड़े करंट अफेयर अपडेट पर आते हैं, शास्त्रीय भाषाएं या क्लासिकल लैंग्वेजेस। ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2024 से पहले हमारे पास 6 शास्त्रीय भाषाएं थी: तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। हाँ, पर 2024 में सरकार ने एक साथ 5 नई भाषाओं को इस लिस्ट में डाल दिया: मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया। अब कुल 11 हो गई हैं।
बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि इस अलग वीआईपी टैग की जरूरत ही क्या है? जब हमारे पास पहले से 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो इस शास्त्रीय भाषा का क्या नया फंडा है? ये सिर्फ एक टैग नहीं है। 8वीं अनुसूची की भाषाएं वो हैं जो आज के समय में उपयोग हो रही हैं, जो जीवित हैं। अच्छा। लेकिन शास्त्रीय भाषा का दर्जा बहुत ही सख्त शर्तों पर दिया जाता है। पहली शर्त है कि उस भाषा का इतिहास कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। ओहो, मतलब प्राचीनता जरूरी है। जी, और उसका अपना मौलिक साहित्य होना चाहिए, किसी और से उधार लिया हुआ नहीं। ये भाषाएं साबित करती हैं कि हमारा इतिहास कितना पुराना है। पर अगर मैं पाली या प्राकृत की बात करूं, तो वो तो आजकल कोई नहीं बोलता। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। वो सड़कों पर नहीं बोली जाती, पर हमारा पूरा प्राचीन दर्शन उन्हीं में है। जैसे बौद्ध धर्म के ग्रंथ? बिल्कुल, भगवान बुद्ध के उपदेश, त्रिपिटक सब पाली में है। महावीर जैन के आगम ग्रंथ और सम्राट अशोक के शिलालेख प्राकृत में है। अरे हाँ। जब इन्हें शास्त्रीय दर्जा मिलता है तो सरकार इनके संरक्षण के लिए भारी फंड्स देती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनते हैं और पूरी दुनिया के रिसर्चर्स इन पर काम करते हैं। तो मतलब ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो इन भाषाओं को विलुप्त होने से बचाता है। एकदम सही। चलिए, अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। संविधान का भाग 17 और ये शास्त्रीय भाषाओं का ढांचा कोई संयोग नहीं है। जी, ये बहुत ही सोची समझी इंजीनियरिंग है। एक तरफ हमें प्रशासन चलाने के लिए अनुच्छेद 343 और 46 चाहिए था ताकि देश बटे नहीं, और दूसरी तरफ अनुच्छेद 345 और 50 के जरिए हमने आम आदमी और राज्यों की आज़ादी को बरकरार रखा और शास्त्रीय भाषाओं के जरिए अपने प्राचीन इतिहास को सहेज लिया। बिल्कुल। तो एग्जाम के लिए भी सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, इस पूरी कहानी को समझना है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।